सा डिस्कशन अपन करेंगे, मेनली वो रिलेवेंट रखेंगे अपन साइकिलिंग पे, और हाउ आर्थराइटिस इज रिलेवेंट। तो यदि डैमेज हो जाता है तो उससे आर्थराइटिस डेवलप होता है। अब वो कार्टिलेज कई कारणों से डैमेज हो सकता है ना। आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं। कॉमन फॉर्म हम जानते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, है ना। ऑस्टियो आर्थराइटिस बेसिकली कार्टिलेज की ओरिजिनल बीमारी होती है जो वो अपने आप डीजनरेट होने लगता है, घिसने लगता है। उसके कई कारण होते हैं, जैसे हेरिडिटी होता है, ओल्ड एज होता है, सेडेंट्री लाइफ है, ये सब होता है। फिर कुछ इम्यून सिस्टम की आर्थराइटिस अलग सी होती है, रूमेटोइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, रिएक्टिव गाउटी। तो वो एक अलग लिस्ट है, यदि हम निकालें तो 70-80 कारण उसमें आ जाएंगे। तो ये सारे आर्थराइटिस होते हैं प्राइमरी आर्थराइटिस, यानी बेसिकली जॉइंट की ही बीमारी है, ठीक है। एक होते हैं सेकेंडरी आर्थराइटिस। सेकेंडरी यानी सेकेंडरी टू सम अदर रीज़न। तो हमारे साइकिलिस्ट के लिए रिलेवेंट है सेकेंडरी आर्थराइटिस, जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी आर्थराइटिस कैसे होगा? यदि जॉइंट में किसी और वजह से डैमेज हो गया, कुछ और कंडीशन हो गई, फिर आर्थराइटिस डेवलप हुआ, जैसे कि कोई इंजरी हो गई, है ना। फॉर एग्जांपल जॉइंट में फ्रैक्चर हो गया किसी को, कलाई में या घुटने में या एंकल में, और वो फ्रैक्चर ठीक तो हो गया, लेकिन क्योंकि वो जो उसका स्मूथ सरफेस है कार्टिलेज, वो उसमें एक जॉइंट आ गया, ब्रेक आ गया, तो धीरे धीरे विद टाइम वो रब कर करके आर्थराइटिस में डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंडली लिगामेंट का इंजरी हो जाता है। हम में से कई लोगों को नी में या शोल्डर में मसल्स का या नी में लिगामेंट का इंजरी हो जाता है ना। और वो ग्रेड 2 या 1 होता है या 3 होता है और हम सर्जरी नहीं कराते या हम उसको प्रॉपर उसको ट्रीट नहीं करते, तो थोड़ा उसमें प्ले आ जाता है जॉइंट में, वो धीरे धीरे विद द टाइम आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंजरीज से होने वाला आर्थराइटिस जो होता है वो सेकेंडरी आर्थराइटिस होता है। तो हम वी आर ऑल प्रोन टू इंजरीज, वेरियस टाइप ऑफ इंजरीज, तो अपने को वो वाला आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। और कई बार इन्फेक्शन होने से भी आर्थराइटिस हो जाता है। प्राइमरी जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया किसी वजह से, सेप्टिक हो गया, और फिर वो इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, फिर उसके लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस सेकेंडरी आर्थराइटिस, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंजरीज में। इंजरीज कौन सी होती है साइकिलिस्ट को? दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्यूट इंजरीज और एक होती है क्रोनिक इंजरीज, है ना। अपन एक्यूट तो सभी जानते हैं, एक्यूट यानी आप गिर गए और आपके लग गई, है ना। यानी आपके फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट में टियर हो गया, मसल में टियर हो गया, तो ये हो गया एक्यूट इंजरी, ठीक है ना। तो एक्यूट इंजरी जब होती है तो हमें सबको मालूम होता है, हम तुरंत जाके उसका इलाज करा लेते हैं, ठीक है। दूसरी इंजरी डेंजरस है, क्रोनिक इंजरीज, जो कि ओवर यूज इंजरीज होती है ना, रिपीटेटिव यूज से इंजरीज होती हैं, दे आर डेंजरस और उनका हमें खास ध्यान रखना है, ठीक है ना। उनको पहचानना है, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष इंजरी होती है, इनविजिबल इंजरीज होती है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है कि वो इंजरीज हमें हो रही है ना। और क्योंकि साइकिलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हम बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए साइकिलिंग करते हैं, है ना। अधिकतर हम लोग 100 करते हैं, 200 करते हैं, 50 भी करते हैं, तो इट इज़ लाइक 2.5 आवर्स 3 आवर्स का जॉब है। तो 3 घंटे हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर पोजिशनिंग हो हमारी सारी बॉडी की, ताकि रिपीटेटिव इंजरी नहीं हो, है ना। जैसे एग्जांपल रिपीटेटिव इंजरी का क्या है? टेनिस एल्बो, आपने सुना होगा, टेनिस एल्बो हो जाता है लोगों को। तो टेनिस एल्बो होता क्या है? ऐसा तो नहीं कि लग गया आपके, इट इज़ रिपीटेटिव इंजरी, ओवर यूज़। आप एक गलत वे में उस जॉइंट को यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे उसमें क्यूमुलेटिव इंजरी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा निगल्स होगा, वो जुड़ के एक बड़ा रूप ले लेगा। टेनिस एल्बो किसी को हुआ हो तो वो देखेगा कि शुरू में तो काम चल जाता है ना। तो ये वैसे ही अपनी साइकिल में भी क्रोनिक इंजरीज होती है। वो नाना से पूछना, अपने कोई आवाज़ आती है चू चू, हम उसको छोड़ देते, इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते चलता है, अभी तो चल रही है, फिर धीरे धीरे पता चलता है पार्ट ही चेंज करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे ही रिपीटेटिव इंजरीज होती हैं, और बहुत कॉमन है हम फॉल्टी पोजीशनिंग अपनी साइकिल पे लेते हैं, सभी लोग लेते हैं, और हमारी बॉडी के अडेप्ट कर लेती हैं। तो यदि हम गलत भी पोजीशन लेके बैठे हैं तो थोड़े दिन में हमें लगेगा वो सही है, क्योंकि बॉडी ने अडेप्ट कर लिया, तो वी आर वेरी कंफर्टेबल, और हम उस फॉल्टी पोजीशन को कंटिन्यू करते रहेंगे। बट उससे फिर डैमेज हो सकता है, और फिर वो रिपीटेटिव इंजरी और लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसे तो आई थिंक हम सभी बहुत काफ़ी पुराने साइकिलिस्ट हैं, कईयों को पोजीशन का बहुत आइडिया होगा, ऋषभ और ये लोग, आई थिंक आप लोग बहुत परफेक्टली जानते होंगे। बट स्मॉल बेसिक थिंग्स हम शुरू करें तो सबसे पहले हम जैसे ऊपर से शुरू करते हैं, तो नेक की पोजीशन है ना, और शोल्डर्स की पोजीशन है। तो शोल्डर्स जो होते हैं वो हमेशा रिलैक्स रहने चाहिए आपके, है ना। दे शुड नॉट बी लाइक दिस। साइकिलिंग करते हुए ये नहीं करना है ना। आप जितना ये करोगे आपको स्ट्रेन आएगा, ये ट्रेपेजियस मसल्स आपके स्ट्रेन हो सकते हैं, धीरे धीरे वो तकलीफ कर सकते हैं आपको।
ठीक है ना। एक छोटा सा पॉइंट है, जिनके नंबर्ड ग्लासेस हैं मेरी तरह, है ना, तो फ्रेम साइकिलिस्ट को हमेशा बड़ा लेना है, ये ब्रॉड होना चाहिए। क्योंकि यदि बहुत पतला फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जब साइकिल चलाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे देखना पड़ेगा, क्योंकि विजन आपका ऐसा आएगा। तो आप बहुत ऐसे रखोगे तो आपका नेक स्टूपिंग रहेगा, तो यहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, दिक्कत आ सकता है। तो हम जब रहते हैं तो वी आर लाइक थोड़ा ऐसे रहता है, तो हम थोड़ा सा आई बॉल ऊपर कर सकते हैं। तो ये एक मैंने ऑब्जर्व किया विद टाइम। शोल्डर्स रिलैक्स रखो, है ना, इट शुड नॉट बी स्टूपिंग। कई लोगों की आदत होती है, वो मैंने देखा ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना, दे आर लाइक मूविंग। तो ये अननेसेसरी आप मसल्स को यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेन आ सकता है मसल में, क्रोनिक पेन रह सकता है ना। और विकास आपको बताएगा, ये ट्रेपेजियस जो है बहुत ही सेंसिटिव मसल है, एक बार वो उसमें स्ट्रेन आ गया, क्रोनिक स्ट्रेन महीनों तक नहीं जाता है ना। ये वो रनिंग में जैसी इंजरीज हो जाती है ना, कई सारी शिन स्प्लिंट वगैरह, उसी टाइप की इंजरीज हैं, ठीक है। उसके बाद एल्बोज शुड ऑलवेज बी फ्लेक्स्ड, है ना, इट शुड नेवर बी लॉक्ड। कई लोग बहुत लॉक्ड रखते हैं एल्बोज को। अभी आप लॉक्ड रखोगे तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं, है ना। कई लोग चलाते हैं तो बिल्कुल उनका एल्बो ऐसा लॉक्ड रहता है। अभी आप लॉक्ड रहोगे तो आपका सारा शॉक आएगा। आप टाइट रखोगे, यहाँ से शॉक सीधा शोल्डर पे, इधर अपर बैक पे, इन पे आएगा, है ना। स्पेशली ट्रेल्स पे, डाउन हिल्स पे बहुत। तो जैसे ही इससे आपने फ्लेक्स रखा तो ये एक वो सस्पेंशन का काम करेगा, तो आपको हाँ, और आप रिलैक्स भी रहोगे। आप देखोगे यदि आपने ऐसे रखा है तो रिलैक्स रहेगा, ठीक है ना। तो और तो MTB है तो ग्रिप ऐसा रहेगा, है ना, इट शुड बी फ्लेक्स। ये हैंडल बार है तो ऐसा रहेगा, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, नेवर लॉक्ड। अपने ग्रुप में मैंने कुछ लोगों को देखा है, आई थिंक आपने ऑब्जर्व किया होगा, कईयों का लॉक्ड रहता है, या लाइक दिस। ये किया तो शोल्डर भी गया आपके, ये भी गया, और फिर पेन होने लगेगा, दिक्कत आएगी, है ना। तो एल्बोज लॉक, और बाय द साइड ऐसे भी नहीं रखना है ना। इसमें आप कई लोग ऐसे रखे, वो भी गलत है, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है ना। रोड MTB हैंडल में ऐसा रहेगा क्योंकि वो ब्रॉड होता है, लेकिन ये वाला हैंडल बार है तो उसको अंदर रखना है। एल्बोज हो गया। रिस्ट पोजीशन स्पेशली स्ट्रेट हैंडल बार में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन कि हम रिस्ट को ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये हाइपर एक्सटेंशन नहीं रहना चाहिए। हाइपर एक्सटेंशन से भी इंजरी होगी रिस्ट में, है ना। तो ये ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। और एक कॉमन इंजरी जो साइकिलिस्ट में सब में होती है, वो यहाँ 2 नर्व आती है हमारे हाथ में। एक आती है मीडियन नर्व, एक आती है अल्नर नर्व, है ना। तो इनकी पोजीशनिंग ऐसे होती है। मीडियन नर्व जो होती है वो यहाँ से निकलती है, ये जो क्रीज है जस्ट इसके इधर से, और अल्नर नर्व जो है वो यहाँ से निकलती है। ये 2 नर्व प्रोन होती है कंप्रेशन के, है ना। और इतना कंप्रेशन हो सकता है कि परमानेंट उनमें डैमेज हो सकता है साइकिलिस्ट के, क्योंकि अपना हैंडल बार पे प्रेशर आता है। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारा ग्लव्स अच्छे हो, वॉर्न आउट नहीं हो, ऐसे फटे हुए नहीं हो, ठीक है ना। लाइट रखो, एल्बो लाइट रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा नहीं रखोगे, बहुत टाइट रखोगे तो उस पर प्रेशर आएगा। कई लोगों की आदत होती है वो ऐसे पकड़ते हैं हैंडल को, है ना, तो वो अपना ये जो इसको अल्नर एस्पेक्ट बोलते हैं, इस पर प्रेशर डालते हैं। जैसे वो हैंडल बार है तो मैंने देखा है कई लोग ऐसे पकड़ रहे होते हैं, तो आपका ग्रिपिंग फॉल्टी हो सकता है विद टाइम, आपको फिर न्यूरोपैथी हो सकती है। ये अल्नर जाएगी तो ये 2 सुन होएगी। मीडियन इसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली जाती है, लोग ऐसे पकड़ते हैं, है ना, ये ऐसे प्रेशर डाला तो ये बीच का पार्ट है, यहाँ सीधा मीडियन नर्व आ रहा है, आपने ऐसे डाला तो धीरे धीरे ये सुन होने लगेगी, आपको कार्पल टनल सिंड्रोम करके बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये न्यूरोपैथीज का बहुत ध्यान रखना है ग्रिपिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा रिस्ट आ गया। किस पे रेस्ट, इस पोजीशन पे या ऑन द पाम रेस्टिंग होगा? ये सबसे बेस्ट रहता है जो मैंने सीखा है। इट शुड बी लाइक दिस। तो इधर कोई नर्व भी नहीं है ये वाले भाग में, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हैंड की, हाँ हैंड की ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है। इट शुड बी लूज, बहुत टाइट नहीं रखेंगे। तो हम यदि एल्बोज फ्लेक्स कर देंगे तो अपने आप लूज हो जाएगा। एल्बो यदि टाइट है तो ये भी टाइट रहेगा, ये भी रहेगा। एल्बो लॉक नहीं होना चाहिए, एल्बो लॉक हुआ तो गए, तो फिर आपका स्ट्रेट हैंडल उसमें भी एल्बो लॉक नहीं रखना है, इट शुड बी लाइक फ्लेक्स। तो ये रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी पोजीशनिंग हो गई। सीट और पैडल की हाइट हम सभी जानते हैं वैसे तो, बट एक बेसिक फंडा आपको पैडल को कैसे परफेक्ट हाइट पे रखना है। यदि नॉर्मल शूज़ पहन रहे हैं, क्लिपलेस पैडल नहीं पहन रहे हैं, तो बस इसको ऐसे रखा, कहीं पे पकड़ के इस पे बैठ गए आप, और हील को यहाँ पे रख के इस पे बैठना है ना। हाँ नहीं, मैं नहीं बैठ नहीं रहा हूँ। तो ये स्ट्रेट होना चाहिए जब आपका हील यहाँ पे है, इट शुड बी स्ट्रेट व्हेन यू आर सीटेड ऑन दिस, है ना। इसे पकड़ के कर सकते हैं। और तो आप नॉर्मली इस पोजीशन से चलाते हो, है ना। जो ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है फुट का, ये वाला, है ना, टोज से जस्ट ऊपर वाला 4 फुट से, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि ये फुट का सबसे ब्रॉड पार्ट होता है।
तो वो पार्ट हमें पेडलिंग में यूज़ करना होता है। अधिकतर लोग मिड फुट यूज़ करते हैं, मिड फुट नहीं करना है। जो आर्च होता है वो तो पतला पार्ट है फुट का, और हील भी नहीं यूज़ करना है। ये वाला पार्ट आपको सबसे एफिशिएंसी भी देगा, और इसमें जब आप 4 फुट यूज़ करते हो तो ये जो फ्लेक्शन है ये हार्डली 10 डिग्री के आसपास रहेगा। तो ये परफेक्ट पोजीशन हो जाएगी फुट की। तो इससे आप सही मसल्स यूज़ करोगे पैरों की, है ना। इफ़ यू आर लाइक योर सैडल इज़ वेरी लो और आपका नी ज़्यादा फ्लेक्स हो रहा है, तो यू आर यूजिंग रॉन्ग मसल्स बेसिकली, तो आपके नी पे स्ट्रेन आएगा, तो धीरे धीरे नी का इशू आ सकता है ना। नी पेन कई लोग हम मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हमने अभी साइकिल शुरू किया और घुटने में दर्द होने लग गया। अब मेनली उनका पोजीशनिंग गलत होता है पेडल का और सैडल का, तो नी इश्यूज सारे इससे आएंगे ही आएंगे, है ना। कई लोगों की आदत होती है वो पेडलिंग करते हुए उनका फुट जो है एकदम सीधा रहना चाहिए पेडल पे, शुड बी लाइक दिस। तो ये सब एक लाइन में होना चाहिए, फुट, नी और हिप, ये तीनों एक स्ट्रेट अलाइनमेंट में होने चाहिए। कई लोगों का ऐसा नहीं होना चाहिए, पैर बाहर की तरफ जा रहा है तो आप यहाँ पे स्ट्रेन करोगे, है ना, इधर जो लिगामेंट्स आते हैं। आप कई लोग अंदर की तरफ रखते हैं, वो भी गलत है, तो आपका इधर बाहर के इनमें स्ट्रेन आएगा। तो ये धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में इंजरीज कर सकता है, फिर वो आपको आर्थराइटिस भी हो सकता है। तो ये पोजीशनिंग फुट की, एंकल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आर्थराइटिस प्रिवेंट करने के लिए। फिर आपका जो रीच होता है ना, एक तो ये थोड़ा सेंटर में रहना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी अहेड और नॉट बिहाइंड। सैडल जो है वो या तो ऐसा हॉरिजॉन्टल रहे या ज़्यादा ये थोड़ा नीचे और ये ऊपर हो सकता है। इट शुड नेवर बी लाइक दिस, ऊपर की तरफ पॉइंटेड नहीं हो। और आपका रीच जो है, जब आप सैडल पे बैठे हो कोई भी साइकिल पे, वो MTB हो या ये है, तो अल्टीमेटली जब आप बैठे हो तो आपका जो हेड है वो ऑलमोस्ट इस पे आता है, जो आपका हेड का वो है। इन नॉर्मल अपन जो एंड्योरेंस साइकिलिंग करते हैं उसके अंदर, ठीक है, रेस पे, टाइम ट्रायल, उनमें थोड़ा पोजीशनिंग अलग होता है, आप थोड़ा आगे जाते हो, एरोडायनेमिक पोजीशन होता है। लेकिन नॉर्मल जो हम रूटीन लंबी राइड्स करते हैं ये होता है। बेसिकली जो मैंने सीखा है वो ये है कि हम जब ये रहते हैं तो हमारी विजिबिलिटी में हमें ये नहीं दिखना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, दिस हब, तो हमें ये नहीं दिखना चाहिए, ये हैंडल बार के पीछे छुप जाना चाहिए। क्या वो मैडम ने बताया? तो जब हम बैठे हैं ना तो आप अपन ऐसे देख रहे हैं तो अपने लिए वो छुप जाना चाहिए। हब दिख रहा है तो आपकी गड़बड़ है पोजीशन, है ना। वो हब आगे या पीछे नहीं, आपका छुप जाएगा एकदम, आप देखोगे तो आपकी आई से वो दिखेगा नहीं। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है, तो दैट मीन्स कि आपकी पोजीशन परफेक्ट है। तो आप साइकिल चलाओ तो देखना कि वो हब दिख तो नहीं रहा है, हब नहीं दिख रहा, दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट। So in case visible, you shift the seat. हाँ, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। हैंडल बार को आप यहाँ से लूज़ करके ऐसे ऐसे घुमा सकते हो। कई सारा अपना रीच जो होता है वो परफेक्ट है। तो जो हम बैठे होते हैं तो ये जो एंगल बनता है हमारे इस बॉडी में और इस बॉडी में, ये 45. हाँ, ये एक्यूट होना चाहिए 45। और आप थोड़ा अपराइट कर रहे हो तो उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बट नॉट लेस देन दैट। और सबसे इम्पोर्टेंट, बैक पे स्ट्रेन आता है। कई लोग बोलते हैं हमारे साइकिलिंग में बैक पेन होने लगता है, ठीक है ना। तो बैक पेन, बैक की पोजीशन क्या रखनी है, ये कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है। लोग बहुत या तो राउंडेड रखते हैं, है ना। तो बहुत यदि आप राउंडेड रख रहे हो बैक को तो आपके कमर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, फिर बैक के इश्यूज होने लगेंगे, स्पाइन प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। तो कमर को आपको स्ट्रेन नहीं देना है, उसके लिए आपको अपने एब्स को, कोर को एंगेज करना है। तो जब साइकिल चलाओ तो यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए, है ना। ये रहेगा तो आपका बैक स्ट्रेट रहेगा और बिल्कुल अंदर भी नहीं घुसाना है एकदम। तो ट्राई टू एंगेज योर कोर मसल्स, है ना। एब्स पे आपको फील होना चाहिए। जब हम साइकिल चलाते हैं वी शुड फील कि एब्स पे अपन कुछ उनको यूज़ कर रहे हैं, एंगेज्ड है, दे आर बीइंग यूज्ड। वो यूज्ड हो गए, वो आपके बैक को बचा देंगे। तो और यदि ये स्ट्रॉन्ग है ना, अभी हम जैसे स्ट्रेंथनिंग किस मसल्स की करें उसकी बात करेंगे तो कोर उसमें आता है। ये स्ट्रॉन्ग हो गए, यू वॉन्ट इंजर योर बैक। आपका ये वीक है, आपके बैक पे स्ट्रेन आना है, फिर योर बैक लॉन्ग टर्म में फिर वो उसमें इश्यूज आएंगे। स्पाइन में भी आर्थराइटिस हो सकता है ना। फिर स्पाइन प्रॉब्लम्स हो जाएगी, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, ये सब हो सकता है। तो ये हैं। और बाकी फिर ये तो पोजीशनिंग की बात हो गई। आई थिंक आई हैव कवर्ड। Then you sit and make your position. You can take support of that. we can learn. Yeah, you can take support of that. पकड़ लेते हैं। हाँ यार, पकड़ लो। चलो आप बैठो। You take support of that, na? Support of that, yeah. ओके, थैंक Yeah. यू। तो जैसे अब मेरी पोजीशन ये 4 फुट की है, ये परफेक्ट पोजीशन है ना। अभी मेरा ये एकदम नीचे गया है, इंटरेस्ट ये नीचे गया है, देखा? तो दिस इज लाइक फ्लेक्शन, है ना। अब टेस्ट किसी को करना है तो वो अपना हील टच कर ले। ये मेरी सीट थोड़ी ऊपर है शायद,
आई हैव जस्ट रियलाइज्ड ये हील पे एकदम बढ़िया स्ट्रेट होना चाहिए। तो मेरी सीट हल्की सी ऊपर है, बीच में मैंने चेंज की थी, तो ये है, ये क्लीट्स के हिसाब से एडजस्ट की हुई है एक्चुअली। तो इसमें क्लीट्स हटाए थे तो मैंने चेंज नहीं किया, तो इट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ से थोड़ा इस तरह से फ्लेक्शन आना चाहिए। अब मैं ये हब नहीं देख पा रहा हूँ, और मेरा ये जो हेड है वो यहाँ पे आ रहा है, और ये जो एंगल है आई डोंट नीड, आप साइड से देख सकते हैं ये एंगल क्या बन रहा है, दिस एंगल। तो आई थिंक दिस इज पोजीशन। और ये मैंने होल्ड यहाँ से किया है, तो मेरे यहाँ नर्व्स नहीं आ रहे हैं, एंड एल्बोज आर लाइक दिस फ्लेक्स्ड, ये है। और नेक थोड़ी ऐसे रह रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रह पा रही है, तो उससे हमारा नेक पे स्ट्रेन भी नहीं आ रहा है। शोल्डर्स रिलैक्स है ना। अभी जो गलती लोग करते हैं, कई लोग ऐसे चलाते हैं, दे आर होल्डिंग लाइक दिस, या है ना, ये कॉमन मिस्टेक आपने देखी होगी, लॉक्ड एल्बोज, तो सारा आपका शोल्डर पे गया, ठीक है ना। अच्छा, डाउन ट्रेल्स जो हम करते हैं, स्पेशली हमने हमारे वीडियोस देखे होंगे, वहाँ सच पास पे हम गए थे, बहुत स्पीड से डाउन चल रहे थे। डाउन ट्रेल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्बो फ्लेक्स रहे और नी भी फ्लेक्स रहे। व्हेन यू आर इन द पेडल, नी फ्लेक्स रहेगा तो नी भी सस्पेंशन का काम करेंगे। तो डाउन ट्रेल में कोई ऐसे नहीं करे लाइक दिस लॉक नीज, तो फिर वही इशू होगा, नी लॉक रहेगा, सारा लोड इस पे आएगा। तो ये चीज़ें हैं। So movement of neck increases when we are in certain vicinity of like Fateh Sagar, Pichola. तो वो वो तो नेक मूवमेंट करना ही पड़ेगा। Personal consultancy, you can get to the hospital. okay, sorry. फिर कौन सी मसल्स को स्ट्रेंथन करना है ना। अभी क्या है कि देयर आर फ्यू मसल्स विच आर बीइंग यूज्ड साइकिलिंग में, जैसे क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग्स है, काफ मसल्स है, ये सब यूज हो रही हैं। कुछ मसल्स यूज ही नहीं आ रही है, दे आर इनहिबिटेड मसल्स, है ना। तो विकास विल टेल अ लॉट अबाउट ग्लूटियल मसल्स। ग्लूटियल हमारी बिल्कुल इनहिबिटेड रहती है, और उनको हमें बहुत ध्यान रखना होता है साइकिलिस्ट को, स्पेशली लॉन्ग राइड के बाद में। और एक होती है एब्स, है ना, तो उसको एंगेज हम कर रहे हैं, तो एब जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, इनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। और फिर देन अपर बैक मसल्स, अपर बैक मसल्स और नेक मसल्स का कितना यूज़ डाउन हिल में आता है, अभी हमने सच पास एक्सपीडिशन में देख लिया, क्योंकि वहाँ हम बहुत कई किलोमीटर तक डाउन हिल गए, 85 किलोमीटर डाउन हिल, तो आपका पूरा अपर बैक यूज़ होता है। अब यदि हमारा अपर बैक स्ट्रेंथन नहीं होता और हमने इसका वर्कआउट नहीं किया होता, तो बैंड बच गई होती। और 200 किलोमीटर चलाना है, 300 चलाना है, और आपने अपर बॉडी स्ट्रेंथन नहीं कर रखी है, तो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत आती है। तो स्ट्रेंथनिंग, क्रॉस ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट इंजरीज, है ना। और इवन लेग की, ऋषभ इज़ अ एक्सपर्ट हियर, फिटनेस एक्सपर्ट, वो हमें बता सकते हैं, है ना। नितेश जी इज़ देयर, ये लोग ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं, कौन सी एक्सरसाइज सही साइकिलिस्ट को करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा आप बता सके बेसिक फ्यू। कर ही रहे सर आप। मैं तो कर रहा हूँ, पर सबके लिए डॉक्टर आपके सबके लिए जिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंजरी बता, इंजरी हम इंजरी प्रिवेंशन बता रहे हैं। Oh yes, yes. Yeah, Iron Man. First Iron Man of Bethlehem. डेफिनेटली जो हम लोग बात कर रहे हैं जैसे एक्सरसाइज गार्डन में कर सके कोई आदमी, जिम नहीं जाए, और बेसिक स्ट्रेचिंग और लंजेस, फोर्ट लंजेस, वॉकिंग लंजेस, क्योंकि हम लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं वो डेफिनेटली यही है। तो एक जो पर्टिकुलर मूवमेंट चल रहा है आपका ये वाला, सो एक पैर आगे एक पैर पीछे, तो इसमें आपको जो हेल्प करेगा डेट इज योर लंजेस। तो आप कंटिन्यू मूवमेंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको कहीं जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के अंदर आराम से स्टेप रखा आपने, आपकी पोजीशन आपके आगे वाले पैर पर मैक्सिमम लोडिंग होनी चाहिए, ये आपने किया, ये आपने किया, तो बेसिकली आइसोलेटेड एक्सरसाइज है। सो आपका जो आइसोलेट, जो हम लोग मूवमेंट बोलते हैं कि आप जब प्रेशर डाल रहे हैं तो आपका एक पैर पे मैक्सिमम प्रेशर है, दूसरा पैर आपका रिलैक्स है। तो फोर्ट लंजेस हो गया या वॉकिंग लंजेस हो गया, ये ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी बेसिकली इस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करती है। उसके बाद जैसे आपने बताया कि इनहिबिटेड मसल्स, डेफिनेटली ग्लूट्स, हिप्स वगैरह, हम लोग मैक्सिमम स्क्वाट्स कर लेते हैं, स्टेप अप कर लेते हैं। सो अब ग्लूट्स के लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, बेसिकली ग्लूट्स हो गया, आपके एब्डक्शन एडक्शन जो मसल्स हैं आपके इनर और आउटर थाई। अब यहाँ से आदमी स्ट्रॉन्ग हो गया, बट यहाँ पे फील होता है, मुझे भी कभी फील होता है कि यहाँ पे मैं सपोर्ट नहीं ले पा रहा हूँ, दुखना शुरू हो गया यहाँ पर हिप के साइड में, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो इसके लिए बेसिकली आप खड़े हुए हैं कहीं पर भी, आपने केवल लेग्स को रेज किया, सो दैट इज योर एब्डक्शन, राइट। एडक्शन के लिए आप वापस इनर थाई मसल्स, दिस इज योर। सो ये मोस्ट नेग्लिजिबल है। हम लोग जिम में देखते हैं, लोग आते हैं, स्क्वाट्स कर लेते हैं, लंजेस कर लेते हैं, लेग प्रेस मार लेते हैं, लेग कर्ल कर लिया, लेग एक्सटेंशन कर लिया, हो गया काम खत्म। जो आपकी छोटी मसल्स है, जो छोटे सुपर स्टार्स हैं, आपने बड़े बड़े हीरो को देख लिया कि भैया सलमान खान आया, उसने मूवी बना दी और चला गया, उसके पीछे जो लोग हैं वो कौन है, उनकी वजह से मूवी बनी है। तो हमारे जो छोटे छोटे मसल्स हैं उनको ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए हम लोग ये नहीं बोलते कि हैवी लिफ्ट करिए आप,
हेवी लिफ्ट आपके लिए है ही नहीं। हेवी लिफ्ट आप कर पाएंगे तो आधा घंटा, पौन घंटा। अगर हम लोग इंडोर स्पोर्ट की बात करें तो आप 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा खेलना चाहते हैं, उसके लिए यू नीड द रेपिटेशंस। आप बैक टू बैक सेट्स बनाइए कि आपने एक मसल्स को यूज़ किया, उसके जस्ट विपरीत दिशा में आपने क्वाड्स को किया तो आपने फिर हैमस्ट्रिंग ले लिया, बस्ट ले लिया। सो यू आर मूविंग बैक टू बैक, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो अब हम लोग एबडक्शन हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिप के लिए। हिप के लिए सबसे बेसिक एक्सरसाइज है जो आप लोग आराम से घर पे भी कर सकते हैं, 1 लेग हिप थ्रस्ट या बोथ लेग हिप थ्रस्ट। अब हम लोग बात करते हैं बोथ लेग हिप थ्रस्ट। आपने अपने हाथों को अपने हिप के साइड में रखा, हिप को उठाया ऊपर। अब यहाँ पे उठा करके यू हैव टू स्क्वीज योर बट, यहाँ पर होल्ड फॉर सम टाइम and then again going down, again up, lift, squeeze your butt and down. अब इसको थोड़ा सा एडवांस करना है तो what we are doing, we are lifting 1 leg up and now we are completely on the 1 leg, so pushing your butt up so you can feel your hamstring, your butt muscles is contracting. So this is your one exercise, right? And then butt के लिए हम लोग दूसरी एक्सरसाइज की बात करें तो जस्ट सिंपल, आप बॉक्स पोजीशन में आ गया, डंकी पोजीशन में आकर के जस्ट किकिंग, डंकी किक, राइट। हम लोग एबडक्शन एडक्शन की बात करें तो बॉक्स पोजीशन में आकर के नीज को बाहर की तरफ खोला, अंदर की तरफ लिखा है। तो ये बेसिकली आपके जो आउटर मसल्स हैं, नीज के आसपास की जो लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, उसको स्ट्रेंथ कर रहा है। सो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। इसके अलावा लेग एक्सटेंशन जो बेस्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। आप बैठे हुए कहीं भी गार्डन में, आपने एंकल वेट बांध लिया पैरों में, जस्ट स्ट्रेन योर लेग्स, होल्ड हियर एंड टेक इट डाउन, होल्ड। सो बेसिकली जो आपका स्क्वाट्स है उसमें बहुत सारे मसल्स यूज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नी की स्ट्रेंथिंग की बात करें तो यहाँ पर आपका एक ही जॉइंट वर्क कर रहा है। यहाँ पे कोई हिप नहीं है, यहाँ पे कोई एंकल नहीं है, ओनली नी जॉइंट है। एंकल वेट ले लिया, होल्डिंग हेयर। यहाँ पे आप आधा किलो भी वेट बांधेंगे ना तो आपको फील हो जाएगा हाँ यार ये पे हो रहा है। और आप स्क्वाट्स कर लो, आप आराम से 50 किलो 100 किलो पे स्क्वाट्स कर लोगे। पर यहाँ पर आप ओनली नीज के मसल्स के स्ट्रेंथिंग की बात कर रहे हो तो जो आधा किलो का वेट है वो 50 किलो के बराबर है। बेसिकली यहाँ पर आप आइसोलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हो। सो ये 2 से 3 एक्सरसाइज होगी। इसके अलावा कोर स्ट्रेंथिंग डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। एंड कुछ पोस्चरल एक्सरसाइज भी हम आपको बताएंगे। सो कोर में बेसिकली सबको पता ही है प्लैंक करना है। अब प्लैंक तो सब लोग कर लेते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कर लेंगे। अब उसमें वेरिएशंस कैसे डालें हम लोग? तो वेरिएशंस के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि मैं फ्लोर पे ही हूँ। सो आपने अपने लेग को लिफ्ट किया, होल्ड किया यहाँ पर, तो यहाँ पे आप 2 चीज़ कर रहे हैं। एक तो आपका कोर भी स्ट्रेंथ हो रहा है और आपके बट मसल्स को भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कोर को भी यूज़ किया और बट मसल्स को भी यूज़ किया। सो कोर, व्हाट इज़ योर कोर? जो रीज़न आपका हिप से शुरू होकर एब्डोमिनल और आपका लोअर बैक, ये पूरा पार्ट आपका कवर करता है। इट इज़ योर कोर। कोर इज़ योर बॉडी बेसिकली। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो पूरा सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, और ये कुछ भी नहीं तो आप ना साइकिल कर पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना वॉक कर पाएंगे, ना दिन भर बैठ पाएंगे। तो ये हमारा कोर है। हम लोग कोर बोलते हैं नहीं कि कोर करो एप्स में आपके वो 6 पैक्स आ जाएंगे, 8 पैक आ जाएंगी, वो पैक वाला सिस्टम ही नहीं है। बेसिकली एक 100 किलो वाला इंसान भी स्ट्रॉन्ग कोर लेके चलता है, और एक दुबला पतला इंसान है उसको भी इंजरी हो सकती है। तो इस मसल्स को कितना आप स्ट्रेंथ कर सकते हो वो आपका एक नज़रिया है। तो कोर के लिए मैंने आपको बताया कि एक ये वाला हो गया प्लैंक। प्लैंक में आपका लेग लिफ्ट हो गया। उसके बाद में साइड प्लैंक पोजीशन में हम लोग कर सकते हैं ये वाला, जैसे साइड प्लैंक पोजीशन में इस तरह से हूँ, ठीक है। अब मैं पूरा फ्लोर पर ही हूँ, ये पैर उठा, इस तरह से उठाया, ये एडवांस हो गया। हम लोग अब बिगनेस की बात करें तो नीचे वाले पैर का घुटना ज़मीन पर और ये पैर सीधा। इमेजिन आई एम ऑन द फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे होल्ड किया। अब यहाँ पे आपको एडवांस करना है। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग आवर शोल्डर्स, राइट। तो ये आपका हो गया बेसिकली कोर। रिवर्स क्रंचेस भी हैं, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, पर इसमें बहुत सारे मसल्स यूज हो गए। रिवर्स क्रंचेस, लेग अप एंड डाउन, जिसमें आप लोअर बैक यूज़ कर रहे हैं, लेग लिफ्ट कर रहे हैं, बहुत सारे हो गए। बट बेसिकली हम लोग अगर कोर की बात करें, एब्डोमिनल, लोअर बैक, हिप, तो उसके लिए आप प्लैंक बेस्ट एक्सरसाइज, साइड प्लैंक बैक बेस्ट एक्सरसाइज, पाम प्लैंक होल्डिंग बैक एक्सरसाइज, शोल्डर टेप यू कैन डू, ये सारी बेस्ट एक्सरसाइज हो गई। अब हम लोग बात करें पोस्चरल एक्सरसाइज। अब साइकिल करते हुए कंटिन्यू हम एक ही मूवमेंट पे रहते हैं। अब एंटीरियर पोजीशन में है तो आप उसके लिए पोस्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया कि लेट मसल्स को आप ट्रेन कीजिए। अब आप एंटीरियर में बस यही है कि आपने अपना पेक्टोरल्स यूज़ किया, शोल्डर्स यूज़ किया, बाइसेप्स यूज़ किया। अब कंटिन्यू हम लोग जिम में भी यही करते हैं, चेस्ट मार लेंगे, बाइसेप्स मार लेंगे, शोल्डर्स मार लेंगे। बट हम लोग जो बेसिकली बात करें, जो बैक मसल्स है, जो रिवर्स मसल्स है, उसके लिए कोई ट्रेन नहीं करता है। सो हम लोग बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस ट्यूब ले रहे हैं। सामने रेजिस्टेंस ट्यूब आपने कहीं भी पेड़ पे इस तरह का कोई पाइप हो वहाँ बांध दिया है, घर के डोर में जो कूटनी होती है वहाँ लगा करके यू आर पुलिंग
थेरा बैंड्स आते हैं, लूप्स आते हैं. सो यू आर जस्ट पुलिंग. सो सी द मसल्स, द स्केपुला, रिट्रैक्टिंग, प्रोटेक्शन, रिट्रैक्शन एंड प्रोटेक्शन. तो ये आपका बेसिकली हो गया, जिसके लिए बहुत ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं. मैंने वही बताया कि आपको 50 किलो 60 किलो पर लेट पुल डाउन नहीं करना है, ना आपको पुलअप्स करना है. वो आप 6 से 8 कर पाएंगे. पर यहाँ पे आपको 1 घंटा 2 घंटा करना है, तो इस मसल्स कम से कम 20 से 25 बार आपको पुल करना पड़ेगा 3 सेट्स में. सो उस तरह से आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा. देन सेम थिंग, थेरा लूप ले लिया आपने, 1 आर्म पुल, लेट पुल डाउन. सेम जो आप लेट पुल डाउन मशीन पे करते हैं, ये चीज़ आपने ऊपर ट्यूब्स आते हैं रबड़ वाले, पुल किया, पुल किया, पुल किया, पुल किया, पुल किया, पुल किया, ये वाला हो गया. एंड देन शोल्डर्स के लिए हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप एक हाथ में आपने डम्बल्स को या फिर आपने ट्यूब पकड़ लिया. ट्यूब, थेरा ट्यूब्स आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, लूप्स आते हैं. सो जस्ट पुशिंग अप, पुशिंग अप, पुशिंग अप, पुशिंग अप, पुशिंग अप, पुशिंग अप. ये सारा हो गया. स्ट्रेचिंग मस्ट है डेफिनेटली, उसको आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग वही होता है साइकिल करिए और उठ के चले गए, वार्म अप करते ही नहीं है, कूल डाउन करते ही नहीं है. एंड धीरे 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 वो मसल्स में शॉर्टनिंग चालू हो जाती है, टाइटनेस शुरू हो जाता है. हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो शॉर्टनिंग ही कर रहे हैं, लेंथनिंग नहीं कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्शन ही कॉन्ट्रैक्शन है, हमारे जो भी मूवमेंट सब में कॉन्ट्रैक्शन है. तो लेंथनिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं. धीरे 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 आपके मसल्स की जो शॉर्टनिंग होती चली जाएगी, फिर आप इक्विपमेंट शॉर्ट हो जाएंगे. फिर आप चलना शुरू करोगे तो आप देखा होगा आपने जिम के अंदर पहलवान लोग वो ऐसे चलते हैं रोबोस्टिक स्टाइल में. क्या किया उन्होंने, शॉर्टनिंग शॉर्टनिंग शॉर्टनिंग, चेस्ट भर दिया, बाइसेप्स भर दिए, शोल्डर भर दिया, ये भर दिया, लेग्स भर दिए. दे आर मूविंग लाइक दिस. उनको बोलोगे भैया साइकिल चलानी आधा घंटा, आधे घंटे में ही वो यूं 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 करने लग जाएंगे. सो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी जो है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, बट हम लोगों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप कंटिन्यू 2 घंटा 3 घंटा साइकिल कर रहे हो तो 15 मिनट का स्ट्रेचिंग पार्ट या वीक में 1 या 2 बार स्ट्रेचिंग पार्ट ले लीजिए, जिसमें आप योगा के सारे आसन वगैरह कर रहे हैं. आप 6 दिन साइकिल चला रहे हो, फिर भी आप देखेंगे कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है. वो रीज़न यही है कि हम लोग उसको रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं, रिकवरी नहीं दे रहे हैं, मसल्स की वापस स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, उसको उसकी जगह पर लेके नहीं आ रहे हैं. हमने मसल्स को खींच तो लिया, इकट्ठा कर लिया, सबको बुला लिया, अब उनको उनकी जगह भेजो सही, आपने भेजा ही नहीं, देन वो इंजरीज चालू हो जाती है. सो स्ट्रेचिंग वाला बहुत पार्ट मस्ट है. वही पोस्चर्स है, आपने योगा किया, ताड़ासन किया, पीछे की तरफ स्ट्रेच किया, अब आप आगे की तरफ झुके हुए हैं, कंटिन्यू इस तरह चल रहे हैं, तो कंटिन्यू एक टाइम के बाद देखेंगे कि ऐसे हो ही जाएंगे आप. बहुत साइकिल करता था भैया, अब वो 20-25 साल बाद वो ऐसे हो गया वो. सो डेफिनेटली हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. हम लोग सब प्रो राइडर्स हैं, हमको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बट उनको पता ही नहीं कि सीट की पोजीशनिंग क्या होती है. मनीष जी ने 50 किलोमीटर किया तो हमारे जिम में आया कि यार वो 50 किलोमीटर साइकिल करनी है. मैंने बोला भैया 10-15 किलोमीटर पे आए तो 50 में टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीना. चीज़ों को समझो, आप खींच लोगे, माता जी के नाम, भगवान का नाम खींच लोगे, बट उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, दिखाओगे भैया ये चीज़ हो गई. आप 10 लोगों को नेगेटिव बोलोगे कि भैया साइकिल करता था मेरे साथ में ये हो गया, मैं रनिंग करता था मेरे साथ में ये हो गया. तो डेफिनेटली आप लोग पहले अपने आप को इतना एजुकेट करो और बाकी लोगों को आप समझा पाओ कि ठीक है साहब इस तरह से ये चीज़ होती है और टेक्निकली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. सो योगा इज़ ए मस्ट, स्ट्रेचिंग इज़ ए मस्ट. वीक में 1 बार 2 बार अपने लिए उतना टाइम निकालो कि आप आधा घंटा स्ट्रेचिंग पोस्चरल एक्सरसाइज करो. स्ट्रेंथिंग इज़ ए मस्ट. आप रोज़ साइकिलिंग कर रहे हो बट 15 मिनट का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, जो ट्यूब आप घर में आराम से रिबॉक का, एडास का, थेरा बैंड्स आते हैं, सारी चीज़ आप ला के घर पर रख सकते हो. आप खाली गूगल पर डालेंगे स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज फॉर द साइकिलिस्ट, ये सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी और आपको 2-2 सेट्स खत्म कर दें. कूल डाउन एक्सरसाइज साइकिलिंग के बाद में जब आपने साइकिलिंग कर ली तो एक छोटा सा 2-3 मिनट का शॉर्ट हम लोग कूल डाउन करें. तो सबसे पहले आपका हैमस्ट्रिंग नीचे गए, होल्ड किया आपने यहाँ पर 15 सेकंड से एटलीस्ट होना चाहिए. राइट, ये हो गया राइट लेग पर, ये हो गया लेफ्ट लेग पर. देन क्वाड्रिसेप्स जो मैक्सिमम यूज हुआ है आपका, होल्डिंग, सपोर्ट ले लिया 15 सेकंड मैक्सिमम. जो आपकी रीच है यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे आपने होल्ड कर दिया. अब यहाँ पर मुझे फील नहीं हो रहा, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुलिंग मोर. नाउ आई एम फीलिंग दैट कि हाँ यहाँ पर कुछ मसल्स मेरे यूज़ हो रहे हैं, फ्लेक्सर्स यूज़ हो रहे हैं. राइट, ये हो गया आपका. एंड देन पैरों को खोल कर के यू आर गोइंग डाउन, बट को पीछे पुश किया, दोनों हाथ ज़मीन पर लेके गए, ये आपका हो गया. एंड देन आपका इनर थाइस जो मैक्सिमम बैठ गए, चेयर पर ही बैठ गए. गुड, थाई पे रख के, थाइस पे रखकर यू आर पुशिंग. सो इनर आउटर बोथ डन. इसके बाद में ये हो गया, ये हो गया. आई थिंक सो ये 2 से 4-5 एक्सरसाइज है. एंड देन पोस्चर एक्सरसाइज डेफिनेटली आपने ये किया है. अपर बॉडी स्ट्रेच, शोल्डर स्ट्रेच, या यू हैव टू प्रेस. यू विल फील कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा
वो अपने आप आपको फील होगा। आप 2 घंटे बाद साइकिल करके उठोगे तो ये पूरा जैम होगा। सो इस जैम को निकालने के लिए एटलीस्ट 15 सेकेंड्स आप ये करेंगे, ठीक हो जाएगा। फिर 1-2 दिन बाद में पूरा स्ट्रेचिंग सेशन लीजिए आप अपना। राइट लेफ्ट एल्बो प्रेस ट्रेपेजियस सेम। ये कभी भी आप देखना, ये दिन भर भी कभी भी आप खींचेंगे आपको स्टिलनेस फील होगी, क्योंकि हमारा पोस्चर ऐसे रहता है। ये हो गया, मोबाइल हो गया, गाड़ी चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ों में ये मसल्स तो आपका यूज़ है ही है। और ये सबसे ज़्यादा इंजरी वाला मसल्स है, लोग आते हैं इसी की इंजरी लेकर। Dinesh, one question, sorry. After the ride, you know, what is the minimum period we require to stretch your body? It should be immediately, या फिर 30 minutes, 15 minutes, 45 minutes, like what stretching? How soon it should be affected? आफ्टर इमीडिएटली Immediately. हाँ मतलब When the body is hot, ठंडी हो जाएगी। उस समय घर में तो आप घर में तो यूजुअली स्टडी ये बोलती है कि 5, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो बहुत flow है। फास्ट है, तो आपको फील ही नहीं होगा सिर्फ। तो एटलीस्ट 2-5 मिनट में मेंबर्स Relax. को Within 5 minutes. जब आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए आपकी, Relax. अब आयो नहीं स्ट्रेचिंग, relax. नो जस्ट 2 मिनट्स व्हेन योर बॉडी गेट 40% का रिलैक्सेशन, हार्ट रेट कवर, Very important. ये 40% आपका कवरेज हो गया, देन यू कैन स्ट्रेच योर बॉडी। ठीक है, तो वो आपको हेल्पफुल है। अब आते ही बस साइकिल खत्म हो, स्ट्रेच किया, फटाफट से उसको फील नहीं हो, क्योंकि ब्लड फ्लो इतना फास्ट है, मसल्स रिलैक्स हो ही नहीं है, देन हमने स्ट्रेच कर दिया, वो वहीं के वहीं जैम है। सो एटलीस्ट 5-7 मिनट्स या फिर योर हार्ट रेट रिकवरी अप टू 40%। कुछ लॉन्ग राइड से स्टार्ट करने से पहले कुछ करना चाहिए लोगों को? जैसे आज 100 मारना है सबको, तो उससे पहले वार्म अप डेफिनेटली, या सीधा साइकिल शुरू करना नहीं वार्म अप डेफिनेटली करना चाहिए। है? वो कैसे करना है? वो कैसे करना, डेफिनेटली वार्म अप के लिए हम लोग वही शुरू करते हैं। सबसे पहले नेक अप एंड डाउन हो गया 5 मिनट्स। अब आप 2 घंटे साइकिल करने जाए तो एटलीस्ट 5 मिनट्स का वार्म अप तो होना चाहिए। अप एंड डाउन स्ट्रेच, साइड स्ट्रेच पूरा। अब ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है खींचा, क्योंकि अभी मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ अपने साइकिलिंग के अंदर, तो डेफिनेटली हमेशा ये टेंस ही रहता है। सो ये बहुत ज़रूरी है। ये आप ये रेंज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों को, अगर आप बोलेंगे नंबर ये आप ये टच करो तो कर ही नहीं पाएंगे, और ये एक्सप्रेशन चल जाएंगे ये, जबकि रेंज क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आप फ्रीली आराम से जॉइंट को मोबाइल कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, राइट। अब आप मैक्सिमम रनर्स में देखेंगे तो दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, फिर हमको बोलोगे स्ट्रेच करना है, नहीं हो पाएगा। सो ये वाला स्ट्रेच, ये वाला स्ट्रेच, हाफ रोटेशन हम लोग रिकमेंड करते हैं, फुल रोटेशन हम लोग करते हैं नहीं रिकमेंड, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर मैक्सिमम आपका एक्सटेंशन हो रहा है ऑन योर सर्वाइकल, सो वी विल अवॉइड दैट। देन शोल्डर्स कंप्लीट रोटेशन। अब लोगों में मूवमेंट कम है, अब देखेंगे तो लोग यहाँ पे हाथ ले आते हैं और ऐसे से घुमाते हैं। सो ये मूवमेंट आपका धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होता चला जा रहा है मैक्सिमम स्पोर्ट्स के अंदर। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, एंड देन इसके पूरा रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, एंड देन डेफिनेटली नी। ये क्योंकि आपके नीज को पता होना चाहिए कि मुझे कंटिन्यू प्रेशर देना है 1 घंटे तक, इसी मूवमेंट पे रेपिटेटिव इंजरी मूवमेंट्स देने हैं, नॉट इंजरी से मूवमेंट देने हैं। तो उस मूवमेंट के लिए आप अपने जॉइंट्स को जगा रहे हो कि अब चलो भैया जाग जाओ, हमको अब 1 घंटा खेलना है। सो ये सारा मूवमेंट हो गया। देन डेफिनेटली फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑन योर बैक, सो आपका लंबर भी पूरा तैयार हो जाए। Legs में you reach the calf part. Calf part, yes, calf is must. So you can lift your heels, or you can stand on the any edge, the bench on the stairs, and just do this. Calf raise up. Yeah, calf raise. So inverted, outverted. So ये दोनों तीनों तरफ की पोजीशन में आपने calf raise कर ली. Yes, ठीक. Internal, external, and center. ठीक. तो आई थिंक अपन लोग मिस तो कर रहे हैं कई चीजें। I will take 2 more minutes. तो अपन लोग साइकिलिस्ट है, अपन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग कहते हैं खड़े कैसे होना है। तो यू शुड ऑलवेज, कोई भी आप अगर बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, योर लेग शुड बी शोल्डर लेंथ एंड स्लाइटली टो मूविंग आउटवर्ड्स। पहला लंजेस करें या स्क्वाट्स करें, फर्स्ट रूल योर नी शुड नॉट एक्सटेंड योर टो। अब लोग स्क्वाट करते हैं, अब मेरा बॉडी वेट पूरा ट्रेवल होकर के यहाँ टिप पे आ रहा है, तो स्क्वाट शुड ऑलवेज बी योर नी शुड नॉट एक्सटेंड योर टो। कोई भी रूल है, कोई बोले यार कैसे तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, मिरर के सामने जाओ, अपन बैठ के देखा, अपन पीछे, तो सारा प्रेशर जो है वो मेरे हिप्स पे है, नी मेरा बिल्कुल सेफ है। हम लंजेस कर रहे हैं, लंज क्या करते हैं लोग, छोटा ले लेंगे एंड देन मूव फॉरवर्ड यू। अब मेरा पूरा बॉडी वेट यहाँ प्रेशर मार रहा है। लंज शुड ऑलवेज बी, ये किया, ये अपन बैठे एंड देन यू आर बैक, सो योर नी शुड नॉट एक्सटेंड योर टो। सेकेंड जो हम चीट कर्ल्स बोलते हैं, तो एज अ साइक्लिस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे रिपीटेशन 12 to 15 इज गुड। अगर आप बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 8 to 12। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम शुड बी 8 एंड मैक्सिमम शुड बी 12। वेट ट्रेनिंग का एक जनरलाइज रूल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप 12 के बाद वो कंटिन्यू कर पा रहे हो, दैट मीन्स द वेट इज लेस फॉर यू।
और अगर आप 8 भी नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स द वेट इज़ वेरी हैवी फॉर यू। हैवी होगा तो वो इंजरी देगा, क्योंकि भाई उसमें क्या होगा, हैवी होगा तो हम फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं करेंगे। वो अपन स्क्वाट कर रहे हैं, अपन हाफ रेंज ऑफ मोशन कर रहे हैं, ठीक है। हैवी होगा तो हम चीट करेंगे, चीट करते हुए हम लोग यूँ झुक करके यूँ उठा लेंगे, बाइसेप आधा कर रहे हैं, या चीट करने में हम लोग क्या, ये चीटिंग होता है सबसे ज़्यादा। क्या हुआ, वेट को हम यहाँ तक लाए एंड देन वी मूव बैंडर, हमने गिरा लिया उसको यहाँ पे। चीट करने का भी एक बहुत सा तरीका होता है, तो उसको चीट कर्व्स बोलते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि मैं 8 कर पा रहा हूँ, अगर आप 12 सपोज करिए 10 पे कर पा रहे हैं, तो आप 12.5 पे 8 कर लेंगे, तो 2.5 किलो बढ़ाइए एंड डू 8 प्रॉपरली। अब ये हुआ कि 8 मिनट से 6 तो निकल गए, अब 2 कैसे निकालूं उस पर? तो वॉट एवर वी डू, व्हेनेवर बैक के लिए क्या करना है, जब भी बैक एक्सरसाइज कौन सी होगी, व्हेनेवर यू आर पुलिंग एनीथिंग टुवर्ड्स यू इज योर बैक। कोई भी चीज़ आप अपनी तरफ खींच रहे हो कहीं से भी, किसी भी एंगल से, वो आपका बैक काम कर रहा है। अगर आप यहाँ से खींच रहे हो तो ट्रेपेजियस काम में आ रहा है, अगर आप मिडिल से खींच रहे हो तो आपका लेट्स काम आ रहा है, अगर आप उसको रिवर्स फ्लाई ले रहे हो तो आपका रेम्बॉइड्स जो बैक ऑफ योर मसल्स काम आ रहा है, और ये कर रहे हैं तो लेट पुल डाउन। लेट क्यों बोलते हैं, लेटिसिमस डॉर्सी, जो आपके आउटर बैक है। तो हम जब भी वाइड मूवमेंट लेंगे तो हमारे साइक्लिस्ट के लिए बैक की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये हर मूवमेंट में हमको खींचना है। तो उसमें जो थेरा बैंड, थेरा ट्यूब, थेरा लूप, ये बेसिकली रबर के अलग अलग इंटेंसिटी के वो आते हैं। तो अपन ने कहीं पे भी अटकाया एंड देन फ्रॉम यहाँ से लेकर के हर एंगल में वी नीड टू पुल एंड स्लाइटली रिवर्स फ्लाई करते हैं। रेम्बॉइड्स को हम भूल जाते हैं, द मिडिल ऑफ योर बैक। जनरली ये जो पार्ट हो गया आपका रेम्बॉइड्स है, सबसे ज़्यादा लोग कम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, इसके लिए रिवर्स फ्लाई होता है। एंड इवन हम लोग पुशअप्स देखते हैं कि हम लोग सब पुशअप तो कर रहे हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट रिवर्स पुशअप होता है। रिवर्स पुशअप अगर आप देखेंगे, किसी को आप करते हुए देखेंगे, तो मैंने जब बुक में देखा, मैंने कहा एक्सरसाइज है तो कोई भी कर लेगा, हमको बेसिकली स्लांट होकर के अपने आप को अपनी तरफ पुल करना है, वो सबसे अच्छा है। अगर आपके घर में कहीं पे भी बार वो बना हुआ है इस एंगल पे, कोई बारबेल है, पैरेलल बार्स हैं, तो आप उसको रिवर्स पुशअप करें। कई बार क्या होता है, ग्लूट्स पे वर्कआउट करना भूल जाते हैं अपन। नी कर लिया, हिप कर लिया, अल्टा कर लिया, अपडेटा कर लिया, ग्लूट्स पे कोई वर्कआउट कर ही नहीं है। जैसे ऋषभ ने बताया था वो चीज़ है, ग्लूट्स पे कोई वर्कआउट, जिम में भी ग्लूट्स में वर्कआउट नहीं हो रहा होता है यूजुअली, ठीक है। सेकंड चीज़ अपर बैक, अपन साइकिलिस्ट है, जस्ट लाइक अपना फॉरवर्ड बैक पोस्चर लॉन्ग आवर तक, तो एंटीरियर मसल्स टाइट होने जाती है, जो आगे की मसल है वो फॉरवर्ड बैक में टाइट होने, और पीछे वाली मसल कंटिन्यू स्ट्रेच वाली पोजीशन में रहती है। तो यूजुअली इसकी स्ट्रेचिंग और बैक वाली स्ट्रेंथनिंग, जैसे उन्होंने बताया था नितेश जी ने, कि अपर बॉडी बहुत ज़रूरी है, मतलब बैक की बहुत ज़रूरी है, और इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्ट्रेचिंग, बैक की स्ट्रेचिंग, हिप फ्लेक्सर, क्वाड्स की स्ट्रेचिंग, ये सब जरूरी है, ठीक है। ग्लूट्स मेजर पार्ट खेलता है आपके बॉडी में, इसलिए ग्लूट्स स्ट्रेचिंग इज मस्ट फॉर साइक्लिस्ट। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग। और मेरे हिसाब से थोड़ा टेक होम मैसेजेस अपन सबके लिए रहेगा। काफ़ी चीज़ें हमने भी सीखी, मैंने भी सीखी। एक बहुत अच्छा रेलेवेंट पॉइंट बताया कि अपन ये सब राइट कर रहे हैं और पीछे का सारा रिलैक्स रह रहा है। तो साइकिल से लौट के इसको स्ट्रेच करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है, या ना इधर पीछे अपना पीछे का सारा स्ट्रेंथन करो, आगे का स्ट्रेच करो। मेंटेन रहे, एक सिंपल फंडामेंटल है, आगे का स्ट्रेच, पीछे का स्ट्रेंथन। वी वॉन्ट हैव एनी इंजरीज। बाकी पोजीशन सब अपनी देख लो बाइक की। कोई लॉक करता है तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, ये इट इज वेरी कॉमन। knowingly unknowingly people are doing, but these sort of एक्चुअली स्पोर्ट्स में अपन कोच की भूमिका क्या मानते हैं, वो यही चीज़ें बताता है। क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं हमें पता नहीं होता हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो एक कोच बताता है। पर अब यहाँ अपन के लिए कोई कोच नहीं है, तो अपने को खुद का कोच। समोसे कचौड़ी कितना हेल्प करते हैं बैक पेन में? मैं उसी में आ रहा था, मैंने तुझे आए हैं तो आज